हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। फिर से लेके आया हूँ एक प्रीवियस ईयर सीरीज जो कि एसएससी सीएचएसएल मेंस का जो ये एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस मैं आपके साथ लेके आया हूँ। इसी तरह की और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो की अपडेट चाहिए तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की। मैंने यहाँ पे मैथ्स की हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और सरल ढंग से कराने की पूरी पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम अभी हालांकि बैन चल रहा है, लेकिन जैसे ही ओपन हो जाएगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेंस का क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीएचएसएल मेंस जो 2025 में हुआ था लास्ट, वही हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध है, 45 लीटर टोंड दूध है और 30 लीटर फुल क्रीम दूध है। तीन तरह का दूध है भाई। 75 लीटर तो गाय का दूध, 45 लीटर टोंड दूध और 30 लीटर फुल क्रीम है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो। ठीक है, यानी ट्रे में समान मात्रा में दूध होना है, इस तरीके से अरेंज करना है। एक ट्रे में एक ट्रे में दो प्रकार का दूध नहीं मिलाना है, यानी कि एक ट्रे में एक ही प्रकार का दूध होगा। सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हमें उस ट्रे की साइज निकालनी है। जो ट्रे है हमारा उसका साइज निकालना है कि ट्रे का साइज कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि समान मात्रा में दूध उसमें आ सके, समान मात्रा में तीनों के लिए। तो देखो 75, 45 और 30 का जो एचसीएफ होगा ना, तो वही इसका जो साइज है वो निकलेगा जिसमें हम समान मात्रा में दूध रख सकते हैं। समान मात्रा का दूध मतलब एक 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 ऐसी ऐसी वैल्यू देखनी है हमें जो जो कॉमन हो इन तीनों में, यानी कि इनका एचसीएफ। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं 75, 45 और 30 का, तो आई थिंक ये 15 होगा। एचसीएफ 15 होगा। अब देखो एक ट्रे के अंदर हम 15 लीटर दूध ले सकते हैं। तो देखो ये वाला दूध के लिए कितनी ट्रे यूज में आएगी, 5 ट्रे। इसी तरीके से इस ट्रे में भी हम 15 लीटर की ट्रे लेंगे, तो ऐसी कितनी ट्रे बन जाएगी, 15 तिया 45। इसी तरीके से जो ये 30 लीटर दूध है, तो एक ट्रे में 15 लीटर दूध है, तो टोटल कितना हो गया भाई, 2 ट्रे हो गई। 5 और 3 8 और 2 10। इस तरीके से हमारे पास 10 ट्रे हो गई। बेसिकली हमें जो ट्रे का साइज है ना, बस वो निकालना था और उसको निकालने के लिए इनका एसशेप लेना होता है। इतनी सी बात याद रखनी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान विकिरण और समान विपरीत भुजाओं वाला चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज कौन सा होता है जिसकी विपरीत भुजाएं समान होती है। पतंगाकार नहीं, समलम नहीं। समलम देखो ऊपर वाली भुजा इस तरीके से होती है, नीचे वाली अलग होती है, यानी समान तो पॉसिबल है ही नहीं ये। ठीक है, और सम चतुर्भुज में तो सारी भुजाएं समान होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बचा हमारा आयत, यही बचता है। ये सर ना, इसके विकिरण भी जो है हमारे वो समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, अंत केंद्र ए है, क्यू ए आर दिया हुआ है, क्यू पी आर निकालना है हमें। ठीक है, तो त्रिभुज देखते हैं सबसे पहले। तो एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। इस तरीके से एक त्रिभुज गिवन है हमारे पास। ओके, और इसका नाम है पी क्यू और आर। अंत्य केंद्र ए, अंत्य केंद्र देखो ए है यहाँ पे, इसको बोल दिया हमने अंत्य केंद्र ए। ओके, अगर मैं इसको मिलाऊं यहाँ से देखो, ठीक है, तो ये जो अंत्य केंद्र होता है और इसका ये वाला एंगल अगर निकालने को बोले, तो देखो हमें ये ध्यान रखना है कि ये होता है 90 प्लस में एंगल ए बाई 2, यही होता है। ठीक है, ये अंत्य के ये ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम। अभी जो मेरी नई सीरीज आने वाली है वो चैप्टर वाइज आने वाली है, तो उसमें मैं इसको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। अभी बस इतना याद रखना है कि अगर ये इन सेंटर है तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल ये होता है 90 प्लस ए बाई 2। ए बाई 2 नहीं है, यहाँ पे पी है, ए की जगह जैसे पी है यहाँ पे, तो इसको हम पी कर देंगे, यानी कि पी बाई 2। अब हमें देखो क्यू ए आर, इसकी जो वैल्यू है 116 दे रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू को हम 116 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, p बाई 2, 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 26। ओके,
तो जो एंगल ए है हमारे पास वो कितना आ जाएगा भाई, 52 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें बस इतनी सी बात याद रखनी थी कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर इन सेंटर पूछे तो आपको ये वाली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 90 प्लस p/2 होता है। तो 52 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। 2400 मीटर की एक दौड़ है, तरुण हरि को 40 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब ये है कि देखो, सपोज करो ये एक दौड़ है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई, 2400 मीटर है। अब तरुण हरि को शुरुआत देता है 60 मीटर की। इसका मतलब ये है कि तरुण हरि से कहता है कि भाई आप ना 60 सेकंड तक भाग लो। जो हरि है ना, हरि को बोला जाता है कि भैया आप 60 सेकंड तक जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ लो, मैं यहीं पे रहूंगा। इसका मतलब ये, शुरुआत का मतलब ये है कि तरुण बोलता है कि मैं तो यहीं पे रहूंगा, 60 सेकंड तक तुम जितना भाग सकते हो, जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। तो 60 सेकंड तक जितना भी दौड़ेंगे वो तो हरि है वो थोड़ा आगे हो जाएगा इससे दौड़ में। ओके, फिर भी क्या होता है, उसे लास्ट में वो 40 सेकंड से हरा देता है। लास्ट में क्या है, जो तरुण है इतनी लेट स्टार्ट की अपनी दौड़ और तब भी उसने 40 सेकंड पहले ही खत्म कर दी, अपनी दौड़ को 40 सेकंड से पहले ही फिनिश कर दी। ओके, यानी कि जो तरुण है वो तो यहीं पे था और उसने अपनी दौड़, सॉरी हरि था वो तो यहीं पे था और तरुण ने अपनी दौड़ पूरी भी कर दी। कितनी देर पहले, 40 सेकंड पहले। अब देखो हमें क्या है कि हरि की चाल निकालनी, पहले हरि की जो टाइम है वो निकालना है। तो देखो हरि कितना टाइम ले रहा है, टोटल जो लेंथ है दौड़ की 2400 है और चाल दे रखी है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 400। ठीक है, तो भाई हरि को क्या है, हरि को 40 सेकंड का समय लगेगा इस दौड़ को पूरा करने में। अब तरुण है जो, तरुण को 60 सेकंड का तो पहले से शुरुआत मिल गई थी और 40 सेकंड यहाँ पे पीछे रह गया था वो। तो यानी कि टोटल जो 100 सेकंड है वो कम लगेगी तरुण को। तो तरुण को जो टाइम लगेगा वो 40 सेकंड में से 100 सेकंड कम लगेगा। ठीक है, यानी कि तरुण को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 300 सेकंड। तो अगर मैं तरुण की स्पीड निकालूं तो d/t, डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 2400 मीटर है और टाइम कितना है भाई, 300 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3×8 = 24। ये हो जाएगा भाई 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन तो ऐसा कोई है नहीं, कोई गलती तो नहीं की हमने। देखो तरुण ने 60 सेकंड का जो स्टार्ट है, शुरुआत है यहाँ दे दी थी और 40 सेकंड पहले अपनी दौड़ फिनिश कर ली। तो 40 और 60, 100 सेकंड टाइम कम लिया तरुण ने। तो हरि ने कितना टाइम लिया, हरि ने टाइम लिया 2400/6, 400 सेकंड। तरुण है जो 100 सेकंड कम ले रहा है, यानी कि 300 सेकंड ले रहा है। तो तरुण की जो स्पीड है वो कितनी आ गई, नहीं करेक्ट है, 8 मीटर पर सेकंड ही आएगी भाई। तो चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम 8 मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, इस पे 3 क्रमिक छूट दी गई है, तो इसका विक्रय मूल्य बताना है हमें। तो देखो सबसे पहले इनका सक्सेसिव निकाल लेते हैं। देखो इन तीनों परसेंटेज का एक समतुल्य परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद हम सिंगल परसेंटेज के आधार पे वो छूट डिसाइड करके और विक्रय मूल्य पे पहुंच सकते हैं आराम से। तो देखो इनका अगर मैं सक्सेसिव निकालूं तो -15 -8, ठीक है, -15 × 8 अपॉन 100, सॉरी ये प्लस होगा यहाँ पे। ओके, और ये हो जाएगा 120 और 120 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.20। तो टोटल ये हो गया हमारे पास -23 प्लस 1.20। तो ये हो गया हमारा 21.80, यानी कि 21.80 परसेंटेज की डिस्काउंट आ गई। अब 21.80 का हम 5 से और समतुल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो -21.80 -5 प्लस हो जाएगा ये। अगर मैं 0.80 को हटाऊं भी, क्योंकि ऑप्शन जो है वो काफ़ी डिफरेंस है उनमें, ठीक है, तो अगर मैं ओनली 21 ही कंसिडर करूं, इसको 5 करूं तो 21×105 और 100, यानी कि ये हो गया हमारा 26.80।
माइनस 26.80 प्लस 1.05, तो कितना हो गया ये 25.80, 25.75 के अप्रोक्स आ रहा है टोटल, 25.75%। ये हमारी समतुल्य डिस्काउंट आ गया एक। तो अगर हम 2800 पे 25.75 का डिस्काउंट देखें, 25.75, अगर मैं ओनली 25 का निकालूं तो, यानी कि ओनली 25 का देखूं, अप्रोक्सीमेशन में निकालते हैं, तो ये 4×7=28, यानी कि 700 रुपये का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि टोटल ये लगभग 2100 आएगा, 2100 आएगा। लेकिन डिस्काउंट हमारे पास 25 का ना होगा, 25.75 का है, तो यानी कि ये 2100 से भी कम होगा। तो 2100 से कम वैल्यू ऑप्शन में एक ही दिख रही है हमारे पास, 2080, वही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं एक। इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज है, भुजाओं का नाम दे रखा है ए बी सी और डी। अब जो ए बी सी डी है वो समांतर भुजाएं हैं, और जो ई है वो ए डी का मध्य बिंदु है ई, और एफ जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। और जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ए बी की लेंथ दी हुई है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ दी हुई है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, ई बी की लेंथ। इस केस में क्या होता है कि जो ये ई बी की लेंथ जो होती है ना, ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखना है कि ई एफ की लेंथ, वही तो पूछा है हमसे, ई एफ की लेंथ। ये जो होती है ना, ये जो समांतर भुजाएं होती हैं समलंब चतुर्भुज की, ए बी और सी डी, उनका योग और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये ट्रिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो देखो ए बी कितना है भाई 28, सी डी कितना है 18, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 36, और कितना हो गया भाई 46 हो गया। नहीं, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना सेंटीमीटर आ गया, ई एफ 23 सेंटीमीटर। तो ई एफ की वैल्यू आ गई 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य विभाग, वाणिज्य विज्ञान और कला, वाणिज्य विज्ञान और कला स्नातकोत्तरों की संख्या कितनी है, 40, 80 और 60। इसको पाई चार्ट में दर्शाते हैं, और वाणिज्यिक स्नातकोत्तर के लिए संगत कोण क्या होगा। देखो भाई पाई के अंदर, तो देखो पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट हमारा मीन्स सर्किल, इस फॉर्म में हम उसको दर्शा रहे हैं, ये जो सर्किल है सर्किल की फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 3 जो विभाग है वो दे रखे हैं। ठीक है, जैसे एक वाणिज्य विभाग हो गया, एक साइंस विभाग हो गया, 3 हो गए ना। तो जैसे ये हमारा वाणिज्य विभाग हो गया, ये हमारा विज्ञान विभाग हो गया, और ये हमारा कला विभाग हो गया। तो वाणिज्य कितना है भाई 40, और विज्ञान विभाग कितना है 80, और कला विभाग कितना है 60। अब इन तीनों का अगर सम करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 120 और 60, 180। अब इस 180 का जो टोटल अगर हम एंगल निकालें तो टोटल 360 डिग्री होगा। देखो एक सर्किल के अंदर 360 डिग्री का तो एंगल बनता है। अगर इस एक की वैल्यू निकालूं तो 2 डिग्री। पूछा क्या है, हमें बताना है वाणिज्य का। तो वाणिज्य का कितनी है 40 वैल्यू है ना, अब एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिग्री, तो 40 की कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। तो 80 डिग्री का एंगल बनाएगा वाणिज्य विभाग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये डिग्री है, ये कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई। 5 पूर्णांकों का औसत कितना है 48। प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत कितना है, 5 पूर्णांकों का 50%। तो देखो ये हमारे 4 पूर्णांक है और ये 1 पूर्णांक है। तो इस 5 पूर्णांकों का औसत सपोज करो 2x है, तो इसका x हो जाएगा, यस और नो। अगर इनका मैं सम निकालूं तो ये हो जाएगा 4x। देखो ये तो नंबर हो गया, और ये हो गया हमारा एवरेज। ये 4x हो गया और ये 2x हो गया, ये हो गया हमारा सम टोटल। तो ये हो गया हमारा टोटल 6x। अब 6x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, देखो 5 पूर्णांकों का औसत कितना है 48, औसत दे रखा है 48। तो देखो 48 मल्टीप्लाई 5 पूर्णांक की तो टोटल योग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 240। देखो ये भी सम आ गया टोटल, और ये भी टोटल सम है। ये रियल वैल्यू है, ये हमारी इमेजनरी वैल्यू, दोनों को कंपेयर करेंगे हम
240 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। पूछा क्या है भाई क्वेश्चन में, पांचवा पूर्णांक मतलब 2x, यही तो है हमारा पांचवा पूर्णांक याद करो। तो कितना हो जाएगा पांचवा पूर्णांक हो जाएगा 40 दूनी 80। ये तो पांचवें पूर्णांक का औसत और पांचवें पूर्णांक एक ही तो है नंबर में, टोटल कितना हो गया 2x हो गया, तो 2x की वैल्यू पूछिए तो ये आ जाएगी हमारी 80। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सबसे पहले इसमें हम जो ऑफ वाला है उसको सोल्व करते हैं, ये ऑफ वाला, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है सबसे पहले। उसके बाद जाएंगे हम डिवाइड पे, 5 + 24 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 64 हो गया, -8 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 16, यही है। अब देखो, अब हम करेंगे डिवाइड को सोल्व सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8, देखो इस वाले पोर्शन को सोल्व करते ये हो जाएगा 1/8, और ये 3 बार चला जाएगा यानी कि 5 3 हो जाएगा। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि 5 और 3 8 हो गए, 8 में से जब 16 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे माइनस में 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो ऑफ वाला है ना, ऑफ वाला इसको सोल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बोर्ड मास यूज कर लेंगे, इसमें बोर्ड मास डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस फॉर्मेट में हम इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू पूछिए। एक्चुअली में ये शायद 3/11 नहीं है, एक्चुअली 3/7 है। तो इसका 3/7 याद करना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है sec² -1। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू पुट करनी हमारी इसमें बेटर रहेगी, देखो अगर cos² a -1 cos² a +1, देखो ये हो गया a - b और a + b, और इन दोनों को हम लिख सकते हैं a² - में b²। तो ये बनेगा हमारा cosec² - में 1। तो cosec² - में 1 कितना होता है भाई cot² a, और ये जो बनेगा ये बनेगा हमारा tan² a, ठीक है। तो देखो tan से कोट कैंसिल आउट, तो बचा कितना यहाँ पे 3 प्लस में, अब ये देखो cosec² a - cot² a 1 होता है। देखो ये हमारी इक्वेशन है 1 प्लस में cot² a, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है cosec² a। तो जब cot² a माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। तो टोटल कितना हो गया भाई 7, और 3/7 पूछा है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, ओके। तो समान ब्याज दर पर, अब ये बताओ मेरे को कि भाई 4 साल में 40% की वृद्धि हो रही है, जिनकी जो ब्याज की दर है वो 40% हो रही है, तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, एक वर्ष में 10% हो जाएगी, एक वर्ष में 10% हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि हमें तो निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज, कितने साल का निकालना है 4 वर्ष का। तो देखो एक वर्ष का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है भाई 10%, अगर इसको ही मैं 4 साल की निकालूं 4 ईयर की, तो देखो 10% को मैं 4 टाइम्स लिखूं और उसका जो समतुल्य अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो वो आती है हमारी 46.41%। ये हमें याद रखना है। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10% है और समय हमारा t = 2 ईयर्स है, तो जो रेट ऑफ समतुल्य इंटरेस्ट रेट आएगी वो आएगी 21%। अगर टाइम हमारा 3 है तो आएगी हमारी 33.1%। ये हमको याद रखना है। अगर टाइम हमारा 4 ईयर है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी समतुल्य आएगी 46.41%। बस अब हमारे पास समतुल्य परसेंटेज आ गई। प्रिंसिपल हमें गिवन है 80,000, उसका 46.1% निकाल लेंगे, तो ये हमारा ब्याज आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है।
अगर मैं इसका 46 ना निकाल के इसका 50 भी निकालूं तो कितना होता है भाई इसका 50%? 40,000 होता है। अब 46 50 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 40,000 से थोड़ा सा अमाउंट कम है, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखो भाई 40,000 से दो दो थोड़ा कम, तो भाई यही है, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है बताओ? अगर मैं इसका 6% और ऐड कर दूं इसमें, ये 6% भी ऐड कर दूं इसमें, तो कितना हो जाएगा ये? 4800 ऐड और कर दो इसके अंदर, 4800। ठीक है, तो 008, ये 44,800 हो जाएगा। ओके, नहीं सॉरी, माइनस करना है ना कि ऐड, है ना? तो ये कितना माइनस हो जाएगा भाई? ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और तो हो जाएगा 36,000, और ये 35,200, 35,000। नहीं, इसका अगर 6% में निकालूं तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4800 ही तो आएगा। अच्छा, ऑलरेडी देखो हमने इसका 50% तो निकाला हुआ है, और हमें निकालना है इसका, चलो एग्जैक्ट ही निकाल लेते हैं, छोड़ो। मैं सोच रहा था अप्रोक्सीमेशन से कर लें, वैसे हो तो अप्रोक्सीमेशन से भी जाता। अगर मैं इसका ओनली 46% निकालूं तो कितना आ जाएगा भैया? 800 का 46%। ठीक है, तो कितना होगा भैया? 8 48, 4 8 32 और 4 38। ठीक है, 38,800 के अप्रोक्सीमेशन में आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50% हमारा 40,000 है, उससे थोड़ा सा कम यही है। ओके, तो 38,800 के अप्रोक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अप्रोक्सीमेशन में ही निकाला अभी भी हमने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुना है। तो व्यक्ति यानी कि एम, उसकी आयु उसके 3 बच्चों की आयु का योग, सपोज करो 3 बच्चों की आयु का योग ऐसे, उसका 4 गुना है, यही क्वेश्चन में। अब 6 वर्ष बाद क्या होता है? 6 वर्ष बाद तीनों बच्चों की आयु, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों बच्चों की आयु, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। तीनों बच्चों की आयु के योग की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछिए। ठीक है, तो देखो भाई 6 साल के बाद इस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? एम प्लस में 6, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? देखो 3 बच्चे हैं उसके, अगर एक बच्चे की आयु 6 से बढ़ेगी तो 3 बच्चे की आयु कितने से बढ़ जाएगी? 18 से बढ़ जाएगी। यस और नो? तो तीनों बच्चों की आयु हम 18 से बढ़ा देंगे। ओके, 18 से बढ़ाई तो क्या करेंगे? उस व्यक्ति की आयु की दोगुनी हो जाती है, तीनों बच्चों की आयु के योग की दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो ये दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। पूछा उस व्यक्ति की आयु, यानी कि एम की वैल्यू पूछी, दो इक्वेशन है, एम की वैल्यू निकाल लो। अब देखो ये m इज इक्वल टू 4s है, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं 4s, तो 4s प्लस में 6 इज इक्वल टू 2s प्लस में 36, तो ये 2s इधर चला जाएगा, ये 30 चला जाएगा। s की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 15। अगर s की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 60 वर्ष आ जाएगी, 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दो गोलों की त्रिज्या 4:5 है, उसका आयतन पूछा है, तो आयतन जो होता है वो इसके क्यूब होता है, आयतन जो होता है वो इसका क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये सब तो कांस्टेंट रहता ही है, तो जो हमारा आयतन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, यानी कि आर की वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ेगी उसके क्यूब में उसकी वॉल्यूम की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4C हो जाएगा हमारा। तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया 5:7:9, उसका एलसीएम दिया हुआ है 1260। तो देखो भाई, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों डिफरेंट डिफरेंट संख्याएं हैं, तो देखो कितना आ गया? 5 × 7 × 9 एक्स, एक्स में ले लेते हैं, तो यहाँ से ये भी एक्स 5x थी, ये 7x थी, ये 9x थी। ठीक है, तो इस तरीके से 1260 हो गया। अब अगर मैं इसको काटूं कितने से? 9 से काटूं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, इसको मैं काटूं 7 से, 7 दूनी 14, ये 20, 5 चौक 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? x की वैल्यू हो गई 4।
अब पूछा क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि 5 और 9 के बीच का अंतर कितना है भाई, 4 है। अब एक बात बताओ, सॉरी 4x, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के एक सिरे पे एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे पे शंकु जुड़ा हुआ है। तो एक खिलौना बनाते हैं भाई, सबसे पहले बनाते हैं बेलन, ये रहा। तो सबसे पहले एक बेलन बनाया हमने, ठीक है। अब बेलन के ऊपरी हिस्से में क्या है, ऊपरी हिस्से में तो एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है और निचले हिस्से में जुड़ा हुआ है एक शंकु, यस और नो। इस तरीके से खिलौना है। अब हमसे पूछा क्या है भाई, इस खिलौने का आयतन पूछा है, ठीक है। आयतन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से, नहीं एक बार ये देख लेते हैं, रेडियस सेम है, हाँ रेडियस देख लेते हैं। बेलन शंकु और अर्धगोले की रेडियस 4.2 है, सबकी सेम है भाई, कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट की मैं बात करूं तो बेलन की हाइट कितनी है, बेलन की जो हाइट है वो दी हुई है 7 और शंकु की हाइट भी 7 दी हुई है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू है ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। बस अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट करनी है। ये वाली वैल्यू है, ये भी 4.2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन लूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा, मतलब इन सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, पाई कॉमन आ गया तो बचा आर, आर की वैल्यू 4.2, प्लस में पाई कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, अच्छा आर तो बाहर आएगा, एच बचा तो एच की वैल्यू 7, प्लस 1/3 पाई, आर बच गया, शंकु में आर की वैल्यू कितनी है 4.2 और एच की वैल्यू कितनी है 7। बस अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये जाएगा 3 से 1.4, ये भी जाएगा 3 से 1.4, यानी कि 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम 4.2, और यहाँ से जो निकल के आएगी ये आएगी भाई 14 दूनी 28, यानी कि 2.8, 2.87, 9.8, और ये हो गया 9.8, 9.8 और 9.8 कितना हो गया भाई, 98, 98, 196, ठीक है, यानी कि 19.6 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, काफ़ी दूर दूर है ना, तो अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। चलिए इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं आगे। 7 दूनी 14 और 7 × 2 56 आ गया ना। अब बस हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर इसकी यूनिट डिजिट देखें तो वही 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 2 64, लास्ट में 4 आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यूनिट डिजिट से बात नहीं बन रही है। अप्रोक्सीमेशन लगाएं हम, तो अगर मैं इसको 4 मानूँ, इसको 4 मानूँ, 4 × 16, और इसको मैं 3 मान लूँ, 16 × 48। अब 48 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो 22 8 176, 17 22 चौको 88 में अगर मैं 17 जोड़ूँ, 17 जोड़ूँ तो 95 105। अप्रोक्सीमेशन में इसके लगभग आ रहा है, ये तो ज़्यादा जा रहा है ऑप्शन ही हमारा। कहीं पे कोई मिस्टेक, 4.2 सेंटीमीटर, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई, आर बच गया यहाँ पे 42, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोई मिस्टेक की है, देखो भाई ऑप्शन में तो कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की। अच्छा ओके, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है कि 1/3, देखो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया तो ओनली एच बचेगा, यानी कि ओनली 7 बचेगा, ये वैल्यू नहीं बचेगी यहाँ पे, यानी कि ये हमने गलत यहाँ पे लिख दिया है। इसको यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं, ओनली 7 रहेगा। यहाँ 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे
7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.33 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.33। 3 दूनी 6 और इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, आप देखो भाई, 9.2.8, 9.8, 9.8, 11.8 और ये हो गया 12.20 के अप्रोक्स, 12.20 के अप्रोक्स। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेशन भी लगाऊं यहाँ पे तो देखो, मैं इसको 12 मान लूँ, इसको 4 चौको 16, 16 को जब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 160 और 32, 192। अब 192 को जब मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 दूनी 44, 4 22 198 और 4 202, बचा 20, 22 और 20 कितना हो गया भाई 42। पॉइंट कितनों के बाद है भाई, ये पॉइंट तो मैंने कंसिडर नहीं किया था। 16 और 22, ये तो अभी भी इतना आ रहा है, यानी कि सही नहीं है ये तो अभी भी। एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है भाई, क्वेश्चन बड़ा कैलकुलेटिव हो गया ये वाला। ठीक है, अच्छा ये मैंने काटा नहीं यहाँ पे, देखो ये 7 से अगर इसको काटेंगे तो ये सचिंग 42.6। ओके, तो 22 चौको 88, 88 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96, 9 12 8 96 और 9 कितना हो गया भाई 105। तो फिर भी उतना ही आ रहा है। देखो भाई कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो गई है, देखो इसको मल्टीप्लाई करना ही होगा, 132 हो गया ये, 22 के 132 यानी कि 13.2, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 और 12.20। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई बहुत डिफिकल्ट, मैं एक्चुअली में कोई ट्रिक देखना चाह रहा था कि अप्रोक्सीमेशन लग जाए, ज़्यादा इजी वे इसका फाइंड आउट करना चाह रहा था, एग्जैक्ट मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसका डिजिटल सम करूँ तो देखो एक बार वो लगा कर देख लेते हैं डिजिटल सम, बात बन रही है 3 2 5 और 1 6, तो इसका 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया, 6 6 36, 36 हो गया इसका। अब 36 का करेंगे हम तो 9 जीरो हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी कि 5 डिजिटल सम आ रहा है। अब ऑप्शन देखो किसमें 5 आ रहे हैं, 6 और 3 9, 5 और 2 7। ठीक है, 7 और 8 कितना हो गया भाई 15, तो इसका 6 आ रहा है, तो यानी कि ये तो नहीं होना चाहिए। इसका देखो भाई 5 और 3 8, 8 और 8 16 यानी कि 7, 7 और इसका भी 6 आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसका देखो 7 और 2 9, ठीक है, 7 और 2 9, इसका 3 आ गया। इसका देखो 7 और 2 9, ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का 4 हो गया, 4 और 5 9, इससे भी नहीं बन रही बात, डिजिटल सम से भी बात नहीं बन रही, एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा भाई इसको। इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 13.2 को 42 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको करो अप्रोक्सीमेशन, 13 चौको 52, ठीक है 52, और यहाँ से अगर मैं 12.20 का ओनली 12 ले लेता हूँ, अब इसको करते हैं 12 दूनी 24, 2 12 पंजे 60, तो 624 के अप्रोक्स आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, है ना। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया सवाल, इसको मैंने बेहतरीन ढंग से बताने के लिए सारे मेथड लगा के देखे, लेकिन मेथड्स काम नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर भी हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया और फाइनल आंसर हमारा ये आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं और भी बेहतरीन तरीके से कोई अगर मेरे को सॉल्यूशन मिलता है तो मैं जरूर आपके साथ फिर से लेकर आऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं अप्रोक्सीमेशन ही बता सकता हूँ आपको, 624 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट मेथड। आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा डिजिटल सम लगा के देखा, यूनिट डिजिट देखा, लेकिन बन नहीं रही थी बात। ठीक है, और भी इसका बेहतरीन सॉल्यूशन मैं करने की कोशिश करूंगा। आपको हो सकता है कि अगली क्लास जो मेरी होगी तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को फिर से लेके आऊंगा एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अभी के लिए अप्रोक्सीमेशन यूज किया है हमने, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728 दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6a², ये फॉर्मूला होता है। तो वो कितना दिया हुआ है 1728, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 6 8 48 और 6 8 48, यानी कि a² आ गया इतना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई
12 बार 144 √2, ये आ गई हमारे पास। पूछा है इसका आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला भी हमें सबको पता है कि भाई ए क्यूब होता है। तो अगर मैं 12 √2 का क्यूब करूंगा तो देखो भाई 12 का क्यूब तो हो गया हमारा 1728, और 2 का क्यूब करूंगा तो √2 का करूंगा तो 2 √2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया भाई 3456, तो 3456 और √2 इसके साथ में। ओके, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्ष में 4160 हो जाती है, तो वो राशि कितनी होगी? तो देखो 5% की दर से 6 वर्ष में कितने परसेंट का ब्याज हो गया? 30% का ब्याज हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखो भाई, किसका 30% जोड़े, किसका 30% जोड़े कि कितनी हो जाए 4660। ये हमारा पी है, प्रिंसिपल। तो हम ऑप्शन उठा रहे हैं ना, पहले वाला उठाया, इसका 30% निकाल कर देखो, 3200 का 30% कितना हो गया? तो ये हो गया 3200 का 30% 960 हो गया, 960। अब 3200 में 960 जोड़ो तो 4160 ही आ रहा है। इट मीन्स जो ये वाली राशि है हमारी, ये करेक्ट है 3200। ऑप्शन से करने का इसका बेस्ट सॉल्यूशन था। ठीक है, वरना हम x मान के या फिर 100 मान के भी कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आ। ये 30% हमने क्यों निकाला है, ये कुछ मैंने कुछ अलग नहीं किया है, बस सिंपल वही फॉर्मूला लगाया है, P/R/T अपॉन में 100। R/2 मैंने एक साथ कैलकुलेट कर लिया जो कि 30% है, और P हमारा गिवन है यहाँ पे 3200, ऑप्शन से हमने पिक कर लिया। इस तरीके से जो हमारा SI है, इंटरेस्ट है, 960 आ गया, उसको ऐड किया तो अमाउंट हमारा एग्जैक्ट यही आ रहा है जो क्वेश्चन बोल रहा है। इट मीन्स हमारी जो राशि है वो कौन सी हो गई? 3200 हो गई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 8/पाई सेंटीमीटर है, आयतन इसका 458 है, ऊंचाई बतानी। सिंपल सा फॉर्मूला है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है भाई? πr²h। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है भाई? 8/पाई R², एच का मान हमने निकालना है, और ये 448 गिवन है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो इसको काटो भाई, 8 से काटो, 8×5 40, 8×6 48, 8×7 56। ठीक है, और एच की वैल्यू अगर पाई उधर लेके जाएंगे तो 22/7, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 22 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, से वापस से एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है और हमें इसको सिंपलीफाई करना है। तो कुछ भी नहीं करना, इसमें y और z की वैल्यू हम एक मान लेते हैं। पुट y = z = 1, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 2 - 5 -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 55। 55 में से जब 25 हम माइनस करेंगे तो कितना बचा? 30। ठीक है, तो अब ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन से जाते हैं कि किस ऑप्शन का आंसर 30 आ रहा है। 30 है ये, एक्चुअली में ये कितना हो गया? 58, सॉरी 58 हो गया। 58 में से 25 जाएगा तो 33 आएगा, ना कि 30। ओके, 33 आएगा भाई, 33। अब ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में 33 आ रहा है। तो देखो ये तो माइनस है, 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, ये 23 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, हमें वाई और जेड की वैल्यू 1 पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे बेहतरीन सोल्यूशन नहीं हो सकता। पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई, तो हमें बताना है कि 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। ऑप्शन देखो दूर दूर है, तो हम अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैंने इन तीनों के समतुल्य 1% निकाल लेनी है, अगर वो 1% आ गई इनकी समतुल्य परसेंटेज, तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखो छूट देखो भाई, 5% की 10% की छूट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया भाई? 50/100, यानी कि हाफ ये हो गया, तो ये आ गया 14.5%। तो पहला दो हमने सोल्व किया तो 14.5। अब इसको 15 के साथ अगर मैं करूँ, अब इसको 14.5% ना मान के अगर मैं 15 ही मान लूँ, ठीक है, थोड़ा सा छूट इसको ज़्यादा मान रहा हूँ तो अमाउंट हमारा कम आना चाहिए। अब मैं 15 की करूँ, 15 - 15 प्लस 225 ना, तो 2.25, तो ये कितना हो गया? 30 में से 2 गए तो कितने हो गए? 28, 27.75, यानी कि ऑलमोस्ट आप 27% की छूट मान के चलो। अगर इस पे मैं 27% की छूट दूंगा तो यानी कि 63% इसका एसपी हो जाएगा। 27 की तो छूट हो गई, 100% होता है ना अमाउंट कोई भी, तो 100 में से 27% की छूट, तो 63% इसका अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 8 48, 480 में से 24 और जोड़ेंगे इसमें, एक, ठीक है,
अगर इसका 50% निकालेंगे तो 4000। तो देखो अब देखो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन देखते हैं हम। 8 के 24, 2 8 सिंह 48, यानी कि लगभग 5140 के अप्रोक्स में आ रहा है आंसर, अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, तो यानी कि एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका एक तरीका और है, जैसे कि 5% की कमी हुई तो देखो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। तो 20 से कम हो गया कितना हो गया, 19 हो गया। फिर 10% की कमी हुई तो 10 से कम होके 9 हो गया। फिर 15% की कमी हुई तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। यानी पहले 20 वैल्यू थी, 3 की कमी हो गई, अब 17 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इनका अमाउंट निकालूं तो पहले तो अमाउंट ये था, छूट के बाद अमाउंट ये हो गया, यही है ना, कुछ कट रहा है इसमें नहीं। तो ये हो गया भाई 400 और 4000, 4000 हो गया ये। ठीक है, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 19 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 17। अब देखो ये 4000 जो वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी है, इसकी डबल है, यानी कि 8000 इसकी डबल है, ये सुन लो। अब यहाँ पे भी इसकी क्या है, डबल है वैल्यू। तो अगर मैं डबल करूं तो 19 दूनी 38, 9 दूनी 18, 17 दूनी 34। अब इनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा हमारा वही हो जाएगा आंसर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का यूज करूं, तो अगर मैं इसको 40 मानूं, ठीक है, तो कितना हो गया 720। और 720 को यदि मैं 34 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 34 दूनी 68, 6 और 34 सत्ते कितना हो गया, 210 और 28, 238 और 6 244। ठीक है, 24,000। पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। नहीं, इतना कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 9 और 20 17, 400 और 10 4000, 9 19 दूनी 38, 9 दूनी 18, 17 दूनी 34। अगर इनका मल्टीप्लाई किया हमने, देखो हमने क्या किया है यहाँ पे कि इन सबको ही, सारी वैल्यू को ही हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38 आ गया, है ना। तो ये एक्चुअली हमने गलत कर दिया, एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि सारी संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो अगर मैं एक ही बार मल्टीप्लाई करूं तो देखो कितना आंसर आना चाहिए इसका, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 19 नंबर कितना हो गया भाई, 171 हो गया। 171 को 34 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए, 4 3 और 34 सत्ते कितना हो गया भाई, 210 और 28, 238 और 241, 241 हो गया ना। 24 आ गया, 34 एकम 34, 34 और 24 38 और 58, 5814। ओके, तो यानी कि अच्छा, इसका मतलब तो हमने वहां पे गलत कैलकुलेशन कर दी, तो ऑप्शन नंबर ए ना होके ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये मेथड सेकंड था, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और वहां पे हम समतुल्य जो परसेंटेज है उसको निकाल के भी कर सकते हैं। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, या तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको फटाफट। 14.5 आ गया था, अगर एग्जैक्ट ही निकालना है 14.5 आ गया था यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जो थर्ड है वो कितना है हमारा, 15, और ये है हमारा 14.5। और अगर मैं इनको करूँ तो 15 इंटू 14.5 डिवाइड बाई 100। ओके, अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो 20, और ये हो गया 5 15। और अगर मैं इसको फिर से 5 से काटूँ तो 5 दूनी 10 और 5 45, ये हो गया 5 चौको 20। तो 29 दिया कितना हो गया भाई, 87, यानी कि 8.7। और 8.7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 एकम 4, बच गया 3, 4 से 2.17। अब ये देखो ये कितना हो गया भाई हमारा, -29.5 प्लस 2.17। ओके, तो ये 50 ही मान के चलो इसको, तो कितना हो गया भाई, ये माइनस करो तो ये तो हो गया 27.33 है ना, 33, यानी कि ये आएगा हमारा। अब एक समतुल्य जो डिस्काउंट आएगा वो हमारा 27 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कितना होगा भैया, 73% हो जाएगा अप्रोक्स। अप्रोक्स में अगर मैं निकालूं तो ये 73% हो जाएगा। तो 73% अगर निकालता हूं तो 8 के 24, 2 856 और 2 58, लगभग 5840 के अप्रोक्स। ठीक है,
तो देखो ये भी हमारा करेक्ट आ गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी पहले हमसे। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके साथ 2 मेथड डिस्कस किए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ जितने ज़्यादा मेथड हो वो डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, और जो भी आपको इसमें से बेस्ट लगे आप उसके साथ जा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संदीप एक ओवरकोट को 5840 रुपये में बेचकर 100 रुपये का लाभ अर्जित करता है। एक बात बताओ भाई मेरे को, सीपी और एसपी। अब देखो भाई, माना सीपी हमारे पास 100 है, उसे 22% का लाभ हो गया, तो एसपी कितना हो गया, 122 हो गया। क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है कि भाई 122 नहीं है, कितना दिया हुआ है, 8540। तो देखो कितना गुना है, मैंने यहाँ पे देखा कि 4 आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे 2 है, 2 को जो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही 4 आ सकता है, यानी कि ये लगभग 70 गुना किया होगा तब जाके ये वैल्यू आई होगी। इसी तरीके से जो सीपी है उसको भी 70 गुना ही करना पड़ेगा, यानी कि जो सीपी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या करना है, हमें जो एंगल ए है उसकी वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दो। तो देखो यहाँ से 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, माइनस ये 1 आ गया, प्लस ये कितना आ गया, 0 आ गया, माइनस 1 आ गया, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 1 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो 1 माइनस 2, -1 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बोला है कि नई माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच का अंतर बताना है। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका वो होती है जो मिड में होती है। सबसे पहले जो ये प्रेक्षण दिए गए हैं इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको जमाते हैं। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ भाई। कितने हैं टोटल प्रेक्षण हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि देखो, जो मिड वाली संख्या होगी ना हमारी, ये वाली 6, जो नंबर 6 पे जो होगी वही हमारी माध्यिका होगी। 5 संख्याएं इधर होगी, 5 संख्याएं इधर होगी, तो ये वाली जो वैल्यू होगी यही हमारी माध्यिका होगी। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। सबसे पहले क्या है भाई, 35, 35 के बाद कितना है, 41, 41 के बाद कितना है, देखो 51, 55 है, 55 है, 46 भी है भाई, 46, 46 है, फिर 48 है, 48 है, 48 के बाद कितना है हमारा, 46 हो गया, 48 हो गया, 48 के बाद 55 हो गया, 55 के बाद 56 हो गया। तो देखो कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6। यही वैल्यू है हमारी जो मीडियन है, यानी कि माध्यिका है। आगे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाए या ना जमाए, हमारे पास जो माध्यिका है वो हमारे पास आ गई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 88 को 93 में लिख दिया, तो बताओ भाई माध्यिका पे क्या असर होगा। अब 88 तो इधर है ना, और 93 भी इधर है, इन दोनों को आपस में किधर भी करो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी माध्यिका है वो तो यहीं पे ही आ गई ना। जो छठे नंबर पे है वो हमारी माध्यिका है, बाकी की वैल्यू तो इधर है, उनसे तो हमें मतलब ही नहीं है। अब आगे क्या किया इसने, 41 को 47 से रिप्लेस कर दिया। तो देखो ये 41 था, इसको काट के 47 कर दिया, तो 47 यहाँ पे आ जाएगा। माध्यिका से कुछ होगा, कोई फर्क पड़ेगा माध्यिका पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तब भी इधर थे तब भी इधर रहेंगे। तो हमारी जो माध्यिका है प्रीवियस वो भी 56 थी, नई वाली वो भी 56 है, तो टोटल डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक संख्या को 37 को 2 भागों में इस तरीके से विभाजित किया गया है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। अब देखो 37 को 2 भागों में, सपोज करो एक भाग तो x है और दूसरा भाग 37 माइनस में x है। अब क्या बोला है कि एक भाग का 5 गुना है, सपोज करो मैंने इसका ही 5 गुना कर दिया, प्लस दूसरे भाग का 11 गुना, 37 माइनस में x का 11 गुना 227 के बराबर है। यस और नो। अब मैं अगर इसको जोड़ू तो 5x, 37 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ 330 और 77, कितना हो गया भाई, 330 77 407, और ये हो गया 11x और ये हो गया 227। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -6x। तो 6x उधर जाएगा, और अगर मैं 407 में से 227 माइनस करूँ तो 0, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, 30 आ गई। पूछा क्या है कि छोटी संख्या के नौगुने का मान, तो छोटी संख्या कौन सी है हमारी x, इसका 9 गुना, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और 30 का 9 गुना कितना हो गया भाई 270। छोटी संख्या के 9 गुने का मान बताओ। तो छोटी संख्या, एक सेकंड सॉरी,
छोटी संख्या x नहीं होगी भाई, छोटी संख्या ये होगी, देखो ये, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो 30 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो 7 ही आ जाएगी, तो छोटी तो यही हुई ना। जैसे एक हमारी 30 हो गई वैल्यू तो दूसरी हमारी 7 हो गई। अब 7 का 9 गुना पूछा है तो 7 का 9 गुना कितना हो गया, 63। बस यही हमारा आंसर हो गया, 63 विल बी द आंसर, ये नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक पासे को 2 बार फेंका गया, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, पासे पर 5 आने और सिक्के पर प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता क्या है। अब देखो पासे को जब 2 बार उछालते हैं तो टोटल जो संभावना बनती है वो हमारी 36 बनती है। पूछ रहा है कि पासे पर 5 आने की कितनी संभावना बनेगी, तो 5 आने की तो एक ही संभावना बनेगी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/36, क्योंकि पासे पे 5 आने की संभावना तो एक ही बनेगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि सिक्कों को 3 बार उछाला गया तो चित आने की प्रायिकता, एक बार सिक्के को उछाला कि तो टोटल संभावना 2, 2 में से एक बार चित आने की संभावना है। दोबारा उछाला तो 2 बार 2 में से हेड या टेल में से एक बार चित आने की संभावना है। तीसरी बार उछाला तो 2 में से एक बार चित आने की संभावना है, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/8 होगी। अब हमसे पूछा है, ठीक है, पासे पर 5 आने और बोल दिया, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हमारी P1 है, ये P2 है, दोनों को कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, यानी कि P1 मल्टीप्लाई P2, क्योंकि वहां पे और शब्द का यूज किया है, तो 1/36 और 1/8, तो कितना हो गया भाई, 240 और 48, ये हो गया भाई 288, तो 1/288, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, 11 परिणामों का औसत 59 है, पहले 10 परिणामों का औसत 58 है, अगर 10 का 58 है तो कितना हो गया भाई 580, और 11 का कितना था भाई 590 में अगर मैं 59 भी जोड़ू तो 649 हो गया ये। ठीक है, अब 11 आ जाएगा, देखो ये तो टोटल हो गया 11 परिणामों का योग और ये हो गया 10 परिणामों का योग, अगर मैं माइनस करूं तो 11वां परिणाम कितना आ जाएगा 69, यस और नो, 69 ही आएगा ना, 60, यस, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, एक परिवार में 7 चचेरे भाइयों का भार दिया हुआ है, माध्यिका बतानी है, इसकी मीडियन वेट बताना है, वही हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे सबसे पहले तो जो मिड वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे छोटा देखो कौन सा है भाई, यहाँ टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, अब हमें जो चौथे नंबर का है ना बस वो निकालना है, बाकी 3 नंबर इधर रहेंगे और 3 इधर रहेंगे, और 7वां नंबर जो मिड पे रहेगा ना वही हमारी माध्यिका होगी, तो हमें 4 नंबर निकालने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया भाई, देखो 54 हो गया, 54 के बाद 55 हो गया, 55 के बाद 59 हो गया, 59 के बाद 60 हो गया, बस अब आगे नहीं बढ़ना हमें, 60 हमारी माध्यिका आ गई है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, एबीसी के साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया, ए ने 12 महीने के लिए 7,000 रुपए का निवेश किया। देखो भाई ए बी और सी, तो ए ने क्या किया 12 महीने के लिए 7,000 रुपए का निवेश किया, बी ने क्या किया 10 महीने के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया, सी ने 6 महीने के लिए 12,000 रुपए का निवेश किया। अब ए जो था वो एक कार्यकारी सदस्य था, यानी कि वो काम भी करता था, तो उसका जो परिश्रम का लाभ था वो 20% था, टोटल लाभ हमारे पास 14,750। अब इस टोटल लाभ में से जो 20% लाभ है वो ए का है, तो ए के लाभ को पहले ही माइनस कर देते हैं, पहले ए को लाभ को हटा देते हैं, फिर जो बाकी का लाभ जो बचेगा ना उसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर 14,750 का मैं 20% निकालूं तो 10% तो हो गया 1475, 20% हो गया 2800 और 150 2950, अगर मैं 2950 इसमें से माइनस करूं तो देखो भाई 0 0, 17 में से हो गए ये हो गया 8 13 11,800, ये लाभ है जो हमको डिवाइड करना है, ये हमें टाइम दिया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास में आ जाएगा। तो देखो क्या क्या कट रहा है, 3 0 से 3 0 3 0, अब 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 5 10 और 2 3 6, फिर से एक पर 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 6 12। अब देखो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 21, यहाँ आ गया 20 और यहाँ आ गया 18। अगर टोटल प्रॉफिट में देखूं तो कितना आ गया 38 और ये आ गया 59।
टोटल प्रॉफिट 59 आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 59 नहीं है, 11,800 है। एक्चुअली में था तो 14,750, उसमें ए का लाभ हमने पहले ही माइनस कर दिया। तो देखो अगर मैं देखूं तो ये लगभग 200 गुना है। रियल वैल्यू तक पहुंचने के लिए 200 गुना से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब सी की वैल्यू पूछिए, तो अगर सी की वैल्यू है, अगर इसको मैं 200 गुना कर दूं 18 को, तो कितना अमाउंट आ गया भाई सी का अमाउंट आ गया 3600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4C हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। ओके, रत्नेश पहले दिन काम करता है, पहले रत्नेश काम करता है, संपूर्ण काम 54 सही 3/4 भाई, ये जो है ये 54 सही 3/4 है दिनों में पूरा हो जाता है। रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिनों में, अगर सपोज करो जो रत्नेश है वो किसी काम को 48 दिनों में पूरा कर रहा है, 48 दिनों में पूरा कर रहा है, तो विनीत का हमें बताना है कि विनीत कितने दिनों में पूरा करेगा। हम ऑप्शन पिक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अगर वैसे करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन पिक करते हैं, मान लेते हैं कि भाई विनीत इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है ये 64 में इसको सबसे पहले चूज करूंगा। क्यों करूंगा वो भी बताता हूँ। 64 अगर मैं चूज कर रहा हूँ इसका, तो जो इसका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 192। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 192। अब इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। यस और नो? ओके, अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करूं, रत्नेश और विनीत की एफिशिएंसी, तो देखो भाई रत्नेश और विनीत का 2 डेज का काम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यस और नो? अब वो कह रहा है कि 54 सही 3/4 दिनों में काम पूरा हो रहा है, बारी बारी से काम कर रहे हैं ना वो, तो एक दिन ये काम कर रहा है, दूसरे दिन ये कर रहा है, तो 2 दिन का काम कितना हो रहा है 7 हो रहा है। अब अगर 54 सही 3/4 दिनों में पूरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखता हूँ। अगर मैं इसको 27 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 54 दिनों में कितना काम हो जाएगा, देखो इसको भी 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 140 और 49 189, 189 हो गया। यानी कि 3 काम अब भी हमें करना बाकी है। तो अब जो काम करेगा, जो देखो उसमें बोला है कि रत्नेश पहले काम शुरू करता है, तो अब जो काम शुरू करेगा वो रत्नेश करेगा। तो 3 काम बचा हुआ है, अगर 3 काम और हो जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये 3 काम कौन करेगा, रत्नेश करेगा। 3 काम करेगा, टोटल एक दिन की एफिशिएंसी उसकी 4 है, तो 3/4 दिन और काम कर लेगा तो काम पूरा हो जाएगा। तो देखो हमारी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन से। 64 इसलिए लिया ताकि जो इनका एलसीएम है वो थोड़ा सा सही आ रहा था। तो ये आपको देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में उस ऑप्शन को चूज कर लो, या हो सकता है कि 2 दिन ऑप्शन चेक करो, जैसे 66 है 62 है, इन ऑप्शन को चेक करना कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आप 60 भी एक बार चेक कर लो, तो ये 2 ऑप्शन आप चेक करोगे तो भी आपको जो समय है वो काफ़ी बचेगा। वैसे जो ट्रेडिशनल मेथड से इसको क्वेश्चन को करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारा। अच्छा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। 11 परिणामों का औसत 60 है, तो पहले 10 का 59 है, तो 11वें का बताना है। ठीक है, ये आ चुका है पहले भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे जो मेंस के क्वेश्चन थे, एसएससी सीजीएसएल मेंस के जो क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस किए। तो सीएचएसएल के जो 30 क्वेश्चन है, इसी के बिहाफ पे मैं फिर दोबारा से एक जो नई सीरीज है वो सीएचएसएल मेंस की जितनी भी सीरीज है वो मैं अब लाता रहूँगा। सारे क्वेश्चन मेंस के रहेंगे, एक से एक बेहतरीन जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। जितने भी मेथड मैं आपको बता सकता हूँ उतने यहाँ पे बताने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, और अभी आने वाले समय में मैं चैप्टर वाइज जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो मेरी क्लास की पीडीएफ है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में, नए मेथड्स के साथ में। हाँ, एक और बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगा हो, किसी क्वेश्चन को आपको कोई बेहतरीन तरीका आ रहा हो इससे भी ज़्यादा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली सीरीज में, अगली क्लास में। तब तक के लिए